नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। आप देख रहे हैं खास खबर। मध्य प्रदेश में नई शराब नीति में बदलाव को लेकर उमा भारती ने अब खुला ऐलान कर दिया है कि निकाय चुनाव के बाद वो अपना आंदोलन फिर से शुरू करेंगी और 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मौके पर हजारों महिलाओं के साथ सड़कों पर उतरेंगी। नई शराब नीति को लेकर उन्होंने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखा है। उमा भारती ने पत्र के जरिए मांग की है कि सभी बीजेपी शासित राज्यों में एक जैसी शराब नीति लागू करने की पहल की जाए। शराब के मुद्दे पर उमा भारती ने एक बार फिर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ शंखनाद करने का मन बना लिया है। नई शराब नीति में संशोधन को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने 2 अक्टूबर यानी गांधी जयंती के मौके पर सड़क पर उतरने का ऐलान कर दिया है। इस बार उमा भारती एकला चलो की नीति पर चलेंगी। अक्टूबर तक अकेले करना, अकेली रहूंगी मैं सिर्फ करने में जी। और जहाँ होंगी दुकान के सामने खड़ी हो जाऊंगी, मध्य प्रदेश की किसी भी दुकान के सामने। लेकिन 2 अक्टूबर को मैं कुछ महिलाओं को बुलाऊंगी जो हजारों में हो सकती हैं, और गांधी जयंती है और उस दिन महिलाएं भोपाल की सड़कों पर मार्च करेंगी, क्योंकि ये महिलाओं को और उनके परिवार को नष्ट कर देना है। शराब जिस प्रकार से मध्य प्रदेश में बह रही है, तक आपको लग रहा है कि इन सब चीज़ों पर जो सहमति है नई शराब नीति में संशोधन हाथी बंद करने को लेकर वो बन नहीं पाई है? ये तो उन्हीं को जवाब देना होगा जी। शिवराज जी जवाब दें, मैं थोड़ा ना जवाब दूंगी। मैंने तो उनको अपनी बात कह दी है। अब वो मेरी नहीं मान पा रहे हैं तो ये उनको बताना, मुझे नहीं बताना। मत कर बैठिएगा मेरे लिए, मैं गुजारिश बिल्कुल नहीं कर रही हूँ। इट्स डिक्टेट, ये मध्य प्रदेश की महिलाओं का हुक्म है, फरमान है। यस, ये फरमान है पूरे हिंदुस्तान की स्त्रियों का। मैं नहीं कर रही हूँ कि हमारे परिवार को नष्ट मत करो। और जागरूकता तब होगी जब आप कुछ नियमों को ठीक करेंगे। अब खुले अहाते में लोग पी करके निकलेंगे तो वहाँ कौन जागरूकता करेगा उनकी? अहाते बंद करो। कोई भी धर्म का स्थान हो उसके पास में नहीं होना चाहिए। उमा भारती के तेवर बेहद तल्ख दिखाई दे रही हैं। कहती हैं, मेरा भरोसा तो अभी तक नहीं टूटा, लेकिन हृदय को चोट पहुंची है कि इतने गंभीर मसले को भी सरकार गंभीरता से नहीं ले रही। कह रही हैं, मध्य प्रदेश में जिस तरीके से शराब बह रही है वो पूरे प्रदेश को बर्बाद कर देगी। ये घर में ले जाओ 11 बोतलें, यानी ये तो घरेलू उद्योग के रूप में शराब मोहल्लों में बह जाएगी। और दुनिया के मतलब हिंदुस्तान के सबसे बीमार नौजवान मध्य प्रदेश में निकलेंगे आज से 5-7 साल बाद। ये मैं कह रही हूँ। बाकी शिवराज जी पे मुझे बहुत भरोसा है, आज भी है। और जिन लोगों से मैंने बात की है, 13 अप्रैल से बातचीत शुरू हुई, उसके पहले नहीं हुई। जब तेजी दिखाते हैं तब बात करते हैं, तेजी नहीं दिखाते तो बात ही नहीं करते। तो 13 अप्रैल से लेके लगभग आप यूँ समझ लीजिए कि मई 24 तक बात होती रही है। फिर चुनाव आ गए, तब मेरा भरोसा तो अभी भी नहीं टूटा है जी। लेकिन हृदय को चोट लगी है कि अरे इतने गंभीर मसले को गंभीरता से नहीं लिया। 14,000 करोड़ के रेवेन्यू में 1,000-2,000 करोड़ का नुकसान होगा, लेकिन इसके बदले में अस्पतालों में, स्कूलों में जो लोग शिकार हो रहे हैं, दुष्कर्म हो रहे हैं, दुर्घटनाएं हो रही, वो इसकी तुलना में ज्यादा खर्चीला हो रहा है। मध्य प्रदेश का जो भविष्य है वो सवर जाएगा अगर ये हाँ, मेरी कुछ बातें मान ली तो। आंदोलन करना ही था तो फिर इतना लंबा इंतजार क्यों? इसके जवाब में उमा भारती कहती हैं कि निकाय चुनाव के बाद आंदोलन करने का फैसला इसलिए लिया क्योंकि मैं पार्टी की समर्पित कार्यकर्ता हूं। चुनाव तक इसलिए रुकी क्योंकि मैं अपनी ही पार्टी को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती थी। अप्रैल से बातचीत शुरू की हूँ, उसके पहले तो मैं करती रही अभियान जी। जैसे ही मैं गंगा सागर से लौटी मार्च से, फिर मुझे कहा तो थोड़ा दे दो समय दीदी, ऐसे करके होता गया सबका। ठीक है, तो उसमें मेरे निकल गए मई, फिर आ गया जून, तो आ गया ये चुनाव पंचायतों का और नगर निकायों का। जब ये चुनाव पूरे हो गए तब मैंने फिर बोला है। चुनावों तक क्यों रुकी आप? मैं अपनी पार्टी को नुकसान नहीं करना चाहती। अच्छा। क्योंकि अब हमारी यहाँ की भोपाल की मेयर हैं, उन्होंने वायदा किया कि वो सब करेंगी, लेकिन उसमें शराब का तो वायदा नहीं है। उमा भारती ने ट्वीट में भी यही बातें दोहराई कि नशा मुक्ति शराबबंदी कराकर ही रहूंगी। मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान बीजेपी का ही वादा है, मैं उसी का अनुसरण कर रही हूँ। मैं बीजेपी की समर्थक और निष्ठावान कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैंने पंचायत और निगम चुनाव हो जाने दिए। यानी साफ शब्दों में उमा भारती ने शिवराज सरकार को शराब नीति में बदलाव के लिए डेडलाइन दे दी है। भोपाल से रंजना दुबे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश में विधानसभा का मॉनसून सत्र 25 जुलाई से शुरू हो रहा है। विधानसभा सचिवालय की तरफ से सत्र को चलाने की मुकम्मल तैयारी है, लेकिन दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियों की तरफ से सत्र की तारीख बढ़ाने की मांग की गई है, जिससे विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है।
25 जुलाई से एमपी विधानसभा का मानसून सत्र है। विधानसभा सचिवालय ने सत्र को लेकर अपनी तैयारी पूरी कर ली है। न्यूज 18 से खास बातचीत में विधानसभा स्पीकर गिरीश गौतम ने कहा कि 25 जुलाई से विधानसभा की मानसून सत्र को लेकर तैयारी है। सत्र को लेकर विधायकों की तरफ से अभी तक 1516 प्रश्न लग चुके हैं। माननीय राज्यपाल द्वारा 25 जुलाई से अधिसूचना जारी की गई है, अभी वही कंटिन्यू कर रही है। उसी अधिसूचना के आधार पर विधानसभा ने अपनी कार्रवाई करते हुए विधायकों से प्रश्नों को आहूत किया, जिसमें से 1516 प्रश्न ऑफलाइन ऑनलाइन मिलाकर के तारांकित मिलाकर के आ गए हैं। विधानसभा सत्र की तारीख बढ़ाने को लेकर विधानसभा अध्यक्ष का कहना है कि उनके पास अभी कोई प्रस्ताव नहीं आया है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा है कि सत्र को लेकर राज्यपाल को अधिसूचना को संशोधित और वापस लेने का अधिकार है। अभी तो 25 जुलाई से ही सत्र निर्धारित है। अभी हमारे पास इस तरह की कोई जानकारी नहीं है कि बढ़ाने के बारे में क्या हो रहा है। वैसे भी माननीय गवर्नर साहब के द्वारा जारी की सूचना को संशोधन करने, उसे निरस्त करने का अधिकार उन्हीं को है। तो अब इस तरह का कोई पत्र यदि जा रहा है, कुछ हो रहा है, तो अभी अपने जानकारी तो अपने 25 जुलाई से ही विधानसभा हमारी है। वहीं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कहना है कि नेता प्रतिपक्ष की तरफ से सत्र को बढ़ाने का सुझाव आया है, जिस पर सहमति बनी है। इसको लेकर राज्यपाल महोदय को एक पत्र भेजा जा रहा है ताकि विधानसभा के मानसून सत्र को 25 जुलाई की जगह अगस्त के पहले हफ्ते में रखा जाए। विपक्ष गोविंद सिंह जी से हुई चर्चा के अनुसार प्रदेश में जो हमारा विधानसभा का सत्र 25 तारीख से था, चूंकि जनपद पंचायत, जिला पंचायत के चुनाव भी उसी दरमियान है, नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों के चुनाव भी उसी दरमियान अध्यक्षों के हैं, अतएव उनकी ओर से जो सुझाव आया था उस पर सहमति बनी है कि हम महामहिम को एक सरकार की तरफ के दरखास्त सत्र को अगस्त के सप्ताह में बुलाने के लिए हम आग्रह करें। ऐसी परस्पर सहमति नेता प्रतिपक्ष जी से चर्चा करके बनी है। 25 जुलाई से सत्र को लेकर संशय पर सियासत भी तेज हो गई। जहां कांग्रेस ने इस पर तंज कसा है, तो वहीं बीजेपी की अपनी अलग दलील है। देखिए, विधानसभा का सत्र का मतलब है कि सबकी सहभागिता होना, और जब हम स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि अभी राष्ट्रपति जी का चुनाव हो रहा है, उसके बाद दिल्ली का सत्र चालू हो रहा है, और सत्र के साथ साथ में मध्य प्रदेश में भी जो मतदान के नतीजे आएंगे, उस नतीजे के बाद में आप जानते हैं कि नगर निगमों का पूरे परिषदों का गठन होना, जिला पंचायतों का गठन होना, ऐसे बहुत सारे विषय जो हैं सरकार को स्पष्ट रूप से सामने दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में यदि कहीं ना कहीं ये विषय उठता है कि थोड़ा सत्र को आगे बढ़ाया जाए, तो मुझे लगता है अपने आप में अवश्यंभावी है। बस कोई आवश्यकता थी नहीं, बल्कि सत्र को बड़ा कर सकते थे। जो 4-5 दिन का है उसको मतलब 20-1 दिन का करना चाहिए, जिससे विधायक अपनी बात रख सकें। लेकिन जो रिजल्ट 17-18 तारीख को आने वाले 20 तारीख, उसमें पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी घिर चुकी है, तो इतनी जल्दी विधानसभा में ये सब फेस नहीं करना चाहती। निकाय चुनाव को देखते हुए सरकार और विपक्ष के बीच मानसून सत्र को बढ़ाने की सहमति बन गई है, लेकिन इस सिलसिले में अभी तक राज्यपाल की तरफ से कोई संशोधित अधिसूचना जारी नहीं हुई। वहीं विधानसभा सचिवालय 25 जुलाई से सत्र को लेकर पूरी तरह तैयार है। ऐसे में 25 जुलाई से मानसून सत्र को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। भोपाल से वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। 5 राज्यों के चुनावी अभियान में सीएम बघेल समेत छत्तीसगढ़ के मंत्री विधायक जी जान से चुनावी अभियान में जुटे थे। हालांकि उम्मीदों के मुताबिक कांग्रेस कुछ बेहतर नहीं कर पाई थी। बावजूद इसके एक बार फिर केंद्रीय नेतृत्व ने छत्तीसगढ़ सरकार के 5 मंत्रियों को गुजरात चुनाव में ऑब्जर्वर बनाया है। गुजरात का चुनावी रण इसी साल के अंत में है और कांग्रेस अपनी तैयारियों में मजबूती से जुटी है। लेकिन इस सियासी लड़ाई को छत्तीसगढ़ के मंत्री अमरजीत भगत ने धर्म युद्ध का नाम दिया है। खुद और अपने साथियों को 5 पांडव बता दिया और सूबे के मंत्री भूपेश बघेल को सारथी मान लिया। अमरजीत भगत की ही जुबानी सुनिए गुजरात के धर्म युद्ध की कहानी। महाभारत में भी पांडव और कौरव के बीच हुआ था, इसमें भी हम लोग छत्तीसगढ़ के 5 पांडवों को भेजा गया है। धर्म युद्ध होगा, हम लोग जीतेंगे और सरकार बनाएंगे।
सारथी कौन होंगे आप लोगों के? आप कह रहे हैं कि 5 पांडव होंगे, तो महाभारत में जो है वो भगवान कृष्ण जो है वो सारथी थे, तो सारथी कौन होंगे? स्वाभाविक रूप से हम प्रदेश से 5 लोगों को भेज रहे हैं, तो प्रदेश के मुखिया सारथी के भूमिका में, कृष्ण जी के भूमिका में रहेंगे। धर्म युद्ध, पांडव और सारथी जैसे शब्द सुनकर आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो पूरी कहानी शुरू से ही समझाते हैं। दरअसल गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के 5 मंत्रियों को कई विधानसभाओं की जिम्मेदारी सौंपी है। इनमें मंत्री उमेश पटेल, शिव डहरिया, अमरजीत भगत, डॉक्टर प्रेमसाय सिंह टेकाम और जयसिंह अग्रवाल शामिल हैं। हर चुनाव को बड़ा बारीकी से उसकी तैयारी को देख रहे हैं, माइक्रो स्तर पे जाकर के लोगों का ड्यूटी लगा रहे हैं। हम लोगों का भी ड्यूटी गुजरात चुनाव में लगाया गया है। 5 मंत्री संबंधित विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार समेत वहां का जिम्मा संभालेंगे। उमेश पटेल को सबरकांठा, जयसिंह अग्रवाल को गांधीनगर, प्रेमसाय सिंह टेकाम को अहमदाबाद ईस्ट, शिव डहरिया को सूरत और अमरजीत भगत को खेड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहां जाके हम तो यही बताएंगे कि हमारा प्रधानमंत्री बहुत झूठा है, युवाओं से वादा किया था नहीं निभाया, देश की जनता से जो वादा किया था कि महंगाई कम करूंगा, अच्छे दिन लाऊंगा, नहीं लाया, देश नहीं बिकने दूंगा, चाइना घुस करके कब्जा किया हुआ है, जितने शासकीय उपक्रम है सबको बेच करके निजीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं। ये तमाम प्रकार के जो मुद्दे हैं वो सीधा लोगों को आकर्षित करेगा। कांग्रेस के इन दावों में कितना दम है और धर्म युद्ध के नाम पर कांग्रेस की इस लड़ाई को गुजरात की जनता का कितना साथ मिलेगा, ये कहना अभी मुश्किल है। हाँ, गुजरात जाने वाले कांग्रेस के छत्तीसगढ़ी पांडव अभी से बीजेपी के निशाने पर जरूर आ गए हैं। आधे मन से जा रहे हैं, न उनके मन में कोई उत्साह है और न कोई जीत के कोई उम्मीद, बल्कि उनको मालूम है कि जितने चुनाव में छत्तीसगढ़ के लोग मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में गए हैं, बिहार चुनाव को देखे हैं, असम के चुनाव को देखे हैं, उत्तराखंड देख लिए हैं, उत्तर प्रदेश देखे हैं, पंजाब भी देख लिए हैं और उसके साथ में गोवा चुनाव, ये लगभग सारे चुनाव को हम लोगों ने देखा है। उस चुनाव में जो कांग्रेस का हश्र हुआ है, तो उनको भी मालूम है कि उनकी मजबूरियां हैं, वो जाएंगे लेकिन खाली हाथ ही लौट के आएंगे। छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं ने भले ही इसे धर्म युद्ध बता दिया हो, लेकिन अंदर की खबर तो ये है कि कांग्रेस ने फैसला किया है कि वो गुजरात में आगामी विधानसभा चुनाव को उसके और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच का मुकाबला नहीं बनने देगी, बल्कि वो बीजेपी के स्थानीय नेतृत्व के खिलाफ अपने प्रचार मुहिम को केंद्रित करेगी। राज्य की 182 सदस्यीय विधानसभा के लिए इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। बीजेपी के सामने 24 साल से ज्यादा वक्त तक सरकार में बने रहने के बाद सत्ता विरोधी लहर को मात देने की कठिन चुनौती है। जशपुर के डीईओ ऑफिस में शराब का जाम छलकाने वाले सभी 6 कर्मचारी सस्पेंड हो गए हैं। जिला शिक्षा अधिकारी ने निलंबन की कार्रवाई की। इल्जाम है कि ये सभी डीईओ ऑफिस में आधी रात को जाम छलका रहे थे। जशपुर के डीईओ ऑफिस में शराब का जाम छलकाने वाले सभी 6 कर्मचारी सस्पेंड किए गए हैं। प्रधान पाठक शिवराम भगत, सहायक ग्रेड 2 रवि कुमार भगत, सहायक ग्रेड 2 नरेंद्र कुमार भगत, सहायक ग्रेड 3 संजीत परवा, चौकीदार शिवनाथ राम, वाहन चालक निर्मल भगत पर गाज गिरी है। जिला शिक्षा अधिकारी जेके प्रसाद ने निलंबन की कार्रवाई की। इस निलंबन के पीछे की पूरी कहानी कुछ यूं है कि जशपुर के जिला शिक्षा अधिकारी का कार्यालय शाम ढलते ही मैखाना बन जाता था। ऐसी खबरें न्यूज 18 तक भी पहुंची। हम सच्चाई जानने के लिए पहुंचे तो आंखों को यकीन नहीं हुआ। कलेक्टर दफ्तर से महज 1 किलोमीटर दूर जिला शिक्षा अधिकारी दफ्तर में सजी शराब की महफिल कैमरे में कैद हुई। ये उसी वक्त की तस्वीरें हैं। दफ्तर की मेज पर दारू की बोतल रखी, शराब की पार्टी शवाब पर। इन दफ्तरों में बाबुओं की टेबल पर घूमते फाइलों के भी पसीने छूट जाते हैं। किसी काम के लिए इन दफ्तरों में लोगों के जूते घिस जाते हैं। अधिकारी से लेकर कर्मचारी तक किसी के पास जनता के लिए समय नहीं होता, लेकिन फिलहाल
फुर्सत ही फुर्सत है। कि न्यूज़ 18 के द्वारा ये वीडियो न्यूज़ प्रसारित हुआ था, उसकी मुझे जानकारी मिली आज। मैंने उसकी जांच पड़ताल किया और प्रथम दृष्टया सही लग रहा है। इस कारण से अभी जितने भी 6 कर्मचारी थे सभी को सस्पेंड कर दिया गया है और इनकी बाद में विभागीय विस्तृत जांच कराई जाएगी। मुख्यालय इनको बीओ ऑफिस मुख्यालय दिया गया, इस ऑफिस में नहीं रखा गया। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय में इनका मुख्यालय रखा गया है और इसके बाद विभागीय जांच होगी। विभागीय जांच के बाद और अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। नहीं, मैं बताना चाहूँगा ऐसा कुछ नहीं होता है। कभी किसी ये बहुत बड़ा जिला है, कहीं कोई इस तरह की कोई घटना घट जाती है तो तत्काल उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। डीईओ दफ्तर में शराबखोरी की जानकारी मिलने पर जब न्यूज 18 की टीम मौके पर पहुंची तो यहां 4 से 5 कर्मचारी शराब पीते नजर आए। इस दौरान कैमरे को देखते ही शराबी कर्मचारी भाग खड़े हुए। दफ्तर में शराब पीते पकड़े जाने पर धक्का मुक्की भी की गई, लेकिन तब तक इनकी तस्वीरें लोगों तक पहुंच चुकी हैं और अब कार्रवाई भी हो चुकी है। लेकिन सवाल यह है कि शिक्षा विभाग में ऐसे लोग भला क्या नजीर पेश करेंगे। दीपक सिंह, न्यूज 18 जशपुर। श्रीलंका में जनता का सब्र का बांध टूट गया। आर्थिक कारणों से परेशान होकर वहां की जनता ने शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। इस दौरान राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे सरकारी आवास छोड़कर भाग खड़े हुए। श्रीलंका में गहराया संकट, राष्ट्रपति भवन पर लोगों का कब्जा, आवास छोड़कर भागे राष्ट्रपति गोटबाया। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका में प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया। वहां कब्जा रोकने के लिए सुरक्षा बलों की सारी कोशिशें बेकार गईं। कोलंबो में शनिवार को जब प्रदर्शनकारी राष्ट्रपति भवन पहुंचे तो उन्होंने ना ही पानी की बौछारों की परवाह की और ना ही आंसू गैस के गोलों की। यहां तक कि प्रदर्शनकारी हवाई फायरिंग से भी नहीं डरे। लाखों की तादाद में आए प्रदर्शनकारियों के सामने सुरक्षा बल के जवान बेबस नजर आए। इस बीच गोटबाया राजपक्षे राष्ट्रपति भवन छोड़कर चले गए। प्रदर्शनकारी बैरिकेडिंग तोड़ते हुए राष्ट्रपति भवन में दाखिल हो गए और राष्ट्रपति भवन के एक कोने पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया के बेडरूम से लेकर स्विमिंग पूल तक पर प्रदर्शनकारियों का कब्जा हो गया। यहाँ लोग जश्न मनाने लगे। हालांकि इस उग्र आंदोलन में सुरक्षा बलों से झड़प में 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए। आर्थिक संकट से जूझ रहे श्रीलंका के लोगों का मकसद राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे को सत्ता छोड़ने के लिए मजबूर करना है, क्योंकि श्रीलंका की आर्थिक हालत बद से बदतर होती जा रही है। श्रीलंका में खाद्य महंगाई जून में बढ़कर 80.1% हो गई है। गैस की कमी के कारण लोग घरों में चूल्हा जला रहे हैं। महंगाई की वजह से लोगों ने भोजन की खपत कम कर दी है। रोजमर्रा से जुड़ी चीजें कई गुना महंगी मिल रही हैं। पेट्रोल पंप पर कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी रहती हैं। श्रीलंका का विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वो जरूरी चीजों का भी आयात नहीं कर पा रहा है। ऐसी परेशानियों की वजह से श्रीलंका की जनता राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे का विरोध कर रही है। इससे पहले भारी बवाल के बीच श्रीलंका के पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दिया था। उन्हें आगजनी और हिंसक प्रदर्शनकारियों से बचने के लिए परिवार सहित घर छोड़कर भागना पड़ा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 नेटवर्क। और इसी के साथ ही खास खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।